हेलो बच्चों, हम लोग आज देखते हैं अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा को देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे, संक्षिप्त में देखेंगे। हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर इन शॉर्टकट, संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, अब तक हम लोगों ने सेल को इस प्रकार बनाया। ये था सेल का ईएमएफ था, इंटरनल रेजिस्टेंस था। ये जो सेल होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है या जो एनर्जी होता है वो हर समय कांस्टेंट होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर ये बैटरी 12 वोल्ट दे रहा है तो हर समय 12 वोल्ट ही देगा। आप घड़ी में 1 बजे देखो तो भी 12 वोल्ट, 4 बजे देखो तब भी 12 वोल्ट, 2 बजे देखो तब भी 12 वोल्ट। हर समय बैटरी एक समान, आज चार्ज करो कल चार्ज करो, जब भी बैटरी को उपयोग करो, जब भी बैटरी को उपयोग करोगे कितना वोल्ट देगा? 12 वोल्ट देगा। ऐसा हमने मान लिया। तो ये बैटरी जो है डीसी करंट का सोर्स हुआ, डीसी करंट का स्रोत हुआ, मतलब कि दिष्ट धारा का स्रोत हुआ, मतलब कि एक समान विद्युत धारा का स्रोत हुआ। ठीक है, डीसी करंट हुआ। हर समय करंट इससे एक समान निकलेगा। अगर 12 वोल्ट जोड़ दिए, मान लो कि ये बैटरी जो है 4 एम्पियर करंट दे रहा, तो हर समय 4 एम्पियर करंट ही देगा। तो जब वोल्टेज और करंट हर समय क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो हम कहते हैं कौन सा करंट है, कौन सा वोल्टेज है? डीसी करंट है, डीसी वोल्टेज है। ठीक है, डायरेक्ट करंट कहते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज कहते हैं, ये डीसी है। लेकिन अब हमको इस प्रकार का नहीं पढ़ना, हम लोग कैसा पढ़ना है जो देखिए, जब वोल्टेज और करंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, जब वोल्टेज और करंट टाइम के साथ हर समय सेम बना रहता है तो उसको कहते हैं डीसी करंट, डीसी वोल्टेज। एक करंट कैसा होता है? करंट से पहले वोल्टेज देखिए यहाँ पर हम कुछ ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पर हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक ग्राफ बना रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ पर एक ग्राफ बना रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो लाइन है, इस लाइन पर हम ले रहे हैं वोल्टेज, भी बोले तो वोल्टेज या विभवांतर। इस लाइन पर हम वोल्टेज या विभवांतर ले रहे हैं। ऊपर में ले रहे हैं प्लस में और नीचे में ले रहे हैं वोल्टेज या विभवांतर को माइनस में। यहाँ पर क्या लिया? 0, यहाँ पर हो गया 0। इधर हम लिख रहे हैं टाइम, समय लिख रहे हैं, समय को हम इधर दिखा रहे हैं, टाइम को इधर दिखा रहे हैं। अब देखो, बगल में घड़ी रखो, समझने के लिए बगल में घड़ी रखो। ठीक है, अब मान लो कि ये तो 0 सेकेंड है, 0 सेकेंड है, तो 0 सेकेंड पर वोल्टेज, अच्छा एक बात और, वोल्टेज कहाँ से मिलेगा? तो इस प्रकार का एक स्रोत से मिलेगा, सोर्स से मिलेगा। ये सोर्स है वोल्टेज का, ये सोर्स है वोल्टेज का, ये वोल्टेज देता है। ये एसी सोर्स का सिंबल है। हो सकता है ये ट्रांसफार्मर होगा, हो सकता है ये अल्टरनेटर होगा, मतलब कि जनरेटर होगा। जो आप देखते हो ना वो शादी ब्याह में जनरेटर फट 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 करके चलता है, वो जनरेटर होगा। या ट्रांसफार्मर होगा जो गली मोहल्ले में लगा रहता है। तो कोई ट्रांसफार्मर या कोई जनरेटर क्या होता है? एसी सोर्स होता है, एसी का स्रोत होता है, एसी वोल्टेज का सोर्स होता है, एसी वोल्टेज का सोर्स होता है ट्रांसफार्मर या जनरेटर। उसका सिंबल इस प्रकार से दिखाया जाता है, इस प्रकार से दिखाया जाता है। ये मेन है, ये इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है, जबकि डीसी होता तो डीसी वोल्टेज को तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। इसकी तो पढ़ाई हम लोग कर नहीं रहे, तो इसको हम हटा रहे हैं। मान लो ये एसी का ये सोर्स है ना, फिलहाल एसी वोल्टेज का सोर्स मान रहे हैं क्योंकि यहाँ से वोल्टेज निकाल रहे हैं हम। तो ये मान लो एसी वोल्टेज का सोर्स है। हमने टाइम का कैलकुलेशन 0 से किया है, तो मान लिया ऐसा कि 0 टाइम पर, 0 सेकेंड पर वोल्टेज भी क्या इससे मिला? 0। मान लिया 0 टाइम पर वोल्टेज क्या दे रहा है? 0। तो टाइम यहाँ पर 0, वोल्टेज यहाँ पर 0, तो ग्राफ अपना 0। फिर हमने मान लिया कि 1 सेकेंड पर, ऐसा मान रहे हैं सीखने के लिए, मान लेते हैं कि 1 सेकेंड पर, जैसे ही घड़ी में 1 सेकेंड हुआ
तो इसने क्या दिया, प्लस 2 वोल्ट दिया, प्लस 4 वोल्ट दिया, प्लस 4 वोल्ट दिया। ऐसा हमने मान लिया कि 1 सेकेंड पर एसी सोर्स से क्या मिला, 4 वोल्ट मिला। तो यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक है 1 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक है 1 सेकेंड टाइम है ना जी। तो हमने मान लिया इधर कितना, 1 सेकेंड, यहाँ पर मान लेते 1 सेकेंड। तो इधर यहाँ पर मान लेते क्या, 4 वोल्ट, यहाँ पर क्या मान लेते, 4 वोल्ट मान लेते कि घड़ी में जब 1 सेकेंड हुआ तो इसने कितना वोल्ट दिया, 4 वोल्ट दिया। ठीक है, अब जब घड़ी में हुआ कितना, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, तब इसने कितना दिया, 8 वोल्ट दिया। घड़ी में जब 2 सेकेंड हुआ तो इसने दे दिया कितना, 8 वोल्ट, या फिर 8 वोल्ट नहीं 7 वोल्ट दिया, 7 वोल्ट दिया। जरूरी नहीं है कि 1 पर 4 दिया तो 2 पर 8 देगा, 7 मान लिया हमने ऐसा। तो 2 सेकेंड के बाद बराबर बराबर टाइम रखने का, 2 सेकेंड के बाद इसने कितना वोल्ट दिया, 2 सेकेंड के बाद इसने दिया 7 वोल्ट। ठीक है, फिर हमने मान लिया 3 सेकेंड, घड़ी में हो गया 3 सेकेंड, तब इसने कितना दिया, तब इसने जो है दिया 10 वोल्ट दिया। ठीक है, 4 3 7 7 3 10 नहीं 9 वोल्ट दिया, 9 वोल्ट दिया। 3 सेकेंड के बाद इसने कितना दिया, 9 वोल्ट। 3 सेकेंड के बाद इसने दिया 9 वोल्ट। एक और देख लेते हैं आखिरी, 4 सेकेंड के बाद इसने दिया 10 वोल्ट, ऐसा हमने मान लिया। तो चौथे सेकेंड पर इसने क्या दिया, 10 वोल्ट दिया, 10 वोल्ट। यहां पर हम लिख रहे हैं 10 वोल्ट, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। 9 वोल्ट हमने यहां पर लिखा है और 10 वोल्ट हमने यहां पर लिखा है। अब इसको मिला के ग्राफ बनाओ। तो 1 सेकेंड पर 4 वोल्ट यहां पर मिल रहा है लमसम, 2 सेकेंड पर 7 वोल्ट यहां पर मिल रहा है लगभग। ठीक है, 3 सेकेंड पर 9 वोल्ट यहां पर मिल रहा है लगभग। और 4 सेकेंड पर 10 वोल्ट यहां मिल रहा है लगभग। देखो 1 सेकेंड पर इसने क्या दिया, इस जनरेटर ने या इस ट्रांसफार्मर ने 1 सेकेंड पर क्या दिया, 4 वोल्ट यहां मिला। 2 सेकेंड पर 7 वोल्ट यहां मिला। 3 सेकेंड पर 9 वोल्ट यहां मिला। 4 सेकेंड पर 10 वोल्ट यहां मिला। अब सबको मिला दो, सबको मिला दो। ये देखो कुछ ऐसा ग्राफ बना अपना, कुछ ऐसा ग्राफ बना। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बना। वोल्टेज कभी भी कांस्टेंट नहीं देगा, कभी कांस्टेंट नहीं देगा, ये हमेशा चेंज होता रहेगा। अब उसके बाद खेल क्या होगा, उसके बाद खेल यह होगा कि पक्का से अगर पक्का से अगर वोल्टेज इस प्रकार से दिया है, पहला सेकंड पर 4, 2 पर 7, 3 पर 9, 4 पर 10 दिया है, तो अब मान लेते कि इससे ज्यादा वोल्ट ये नहीं दे सकता। ये जो एसी सोर्स है जो चौथे सेकंड पर 10 वोल्ट दे चुका है, अब इससे ज्यादा वोल्ट नहीं देगा। इसका मैक्सिमम पावर, इसका मैक्सिमम जो कैपेसिटी है 4 वोल्ट 10 वोल्ट देने का, जो चौथे सेकंड पर दिया है। तो 10 वोल्ट से अगर अधिक वोल्ट नहीं देगा तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि 5वें सेकंड पर अपने आप जो है 9 वोल्ट देगा, अपने आप 9 वोल्ट देगा। छठे सेकंड पर ये देगा 7 वोल्ट, 7 वोल्ट देगा। 7वें सेकंड पर ये देगा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट देगा। और 8वें सेकंड पर फिर हो जाएगा 0 वोल्ट। तो फिर से ग्राफ को मिला, फिर से सबको मिला दो, तो फिर से ग्राफ कैसा बन गया, ऐसा बन गया। आए बात समझ में? मैंने क्या कहा, 1 सेकंड पर 4 वोल्ट दे रहा, फिर टाइम बढ़ने के साथ वोल्टेज बढ़ रहा 7 वोल्ट, 3 सेकंड पर 9 वोल्ट, 4 सेकंड तक वोल्टेज क्या हुआ, बढ़ते गया। अब उससे ज्यादा वोल्टेज ये नहीं बढ़ा सकता,
तब उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज दे चुका है, उसके बाद अब ये वोल्टेज नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा, अब अगले टाइम पर वोल्टेज घटने लगेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। 4 सेकंड पर जब 10 वोल्ट दे दिया उसके बाद अब अगला सेकंड पर क्या होगा, वोल्टेज घटने लगेगा, रुकेगा नहीं कि मैक्सिमम दे दिया है 10 वोल्ट तो 10 वोल्ट कांस्टेंट रहेगा, नहीं। अब 5वें सेकंड पर क्या होगा, 9 वोल्ट देगा, 6ठे सेकंड पर 7 वोल्ट देगा। जिस प्रकार से बढ़ते गया था उसी प्रकार से घटते भी जाएगा, उसी प्रकार से घटते भी जाएगा, उसी प्रकार से घटते भी जाएगा। जिस प्रकार से बढ़ते गया था उसी प्रकार से वोल्टेज घटते भी जाएगा, ठीक है, इस सोर्स का। अब घटते घटते हो गया 8वें सेकंड पर हो गया 0, 8वें सेकंड पर फिर से इसने क्या कर दिया, 0 वोल्ट देना, 0 वोल्ट हो गया इसमें। मतलब अब कोई 8वें सेकंड 8वां सेकंड कितना सेकंड हुआ, मात्र 1 सेकंड हुआ। 8वां सेकंड मतलब 8th सेकंड, कितना सेकंड हुआ, मात्र 1 सेकंड हुआ। तो 8th सेकंड पर या 8वां सेकंड पर इसमें वोल्टेज क्या हो गया, 0। तो कभी तो एसी सोर्स में क्या होता है, कभी तो वोल्टेज बढ़ता जाता है फिर कभी तो वोल्टेज घटता जाता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कहानी रुकता नहीं है, उसके बाद कहानी रुकता नहीं है। उसके बाद ये होता है कि 9वें सेकंड पर अब देगा -4 वोल्ट, ठीक है ना। 9वें सेकंड पर क्या देगा, -4 वोल्ट देगा। 9वें सेकंड पर देगा ये -4 वोल्ट, -4 वोल्ट, -4 वोल्ट देगा। 10th सेकंड पर 10वां सेकंड पर ये देगा 7 वोल्ट। 10वां सेकंड पर ये क्या देगा, 7 वोल्ट देगा, 7 वोल्ट देगा। हाथ से बना रहे, कुछ गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। 11th सेकंड पर क्या देगा, 9 वोल्ट देगा, 9 वोल्ट देगा। 12 सेकंड पर क्या देगा, 12 सेकंड पर क्या देगा, 10 वोल्ट देगा, 10 वोल्ट देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इस प्रकार से टाइम बढ़ते जाएगा, वोल्टेज घटते जाएगा, इस प्रकार से टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज कभी बढ़ता जाएगा कभी घटता जाएगा, ऐसे कभी वोल्टेज घटता जाएगा कभी बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ को मिला दो, टाइम तो हमेशा आगे बढ़ेगा, टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम तो हमेशा आगे ही बढ़ता है। लेकिन एसी सोर्स में वोल्टेज, एसी स्रोत में वोल्टेज या तो बढ़ते जाता है या तो घटते जाता है, फिर 0 हो जाता है। उसके बाद माइनस की ओर बढ़ते जाता है, माइनस की ओर बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ेगा, जितना प्लस की ओर मैक्सिमम हुआ था उतना ही माइनस में भी मैक्सिमम हो जाता है, और फिर घटते घटते क्या हो जाता है, 0। तो इस प्रकार का वोल्टेज अगर किसी सोर्स से मिल रहा है तो उसको कहते हैं एसी वोल्टेज। इस प्रकार का वोल्टेज अगर किसी सोर्स से मिल रहा है क्या कहेंगे, एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज कहते हैं। और इसका नतीजा ये होता है, इसका नतीजा ये होता है कि करंट भी जो है ना, इसका रिजल्ट ये होता है कि करंट भी इसी वोल्टेज के अनुसार घटते जाता है, बढ़ते जाता है। क्योंकि जहां भी वोल्टेज है, जहां भी वोल्टेज है उसको अगर हम प्रतिरोध से, रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। कहीं भी वोल्टेज है उसको रेसिस्टेंसी से, प्रतिरोध से भाग देते हैं तो करंट निकलता है ना भाई। तो अगर मान लो इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, एक बल्ब जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, एक बल्ब। तो मान लो वोल्टेज जब 4 वोल्ट था तो करंट इसमें कितना था, 1 एम्पियर, ऐसा हमने मान लिया। जब वोल्टेज था 4 वोल्ट तो करंट था 1 एम्पियर। गौर करो, वोल्टेज अधिक है करंट कम है, क्या चलो कितना है, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर है करंट। गौर करो, वोल्टेज अधिक है करंट कम है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज में रेसिस्टेंसी से डिवाइड करते हैं तब जाके करंट आता है। तो करंट का तो वैल्यू हमेशा वोल्टेज से कम रहेगा, क्योंकि वोल्टेज में रेसिस्टेंसी से डिवाइड किया, भाग दिया, तो जो क्वोशेंट मिला, जो भागफल मिला वही तो करंट होगा। तो भागफल तो, क्वोशेंट तो, भागफल तो हमेशा कम ना होगा जी। तो अगर 4 वोल्ट है तो करंट कितना मिलेगा, 3 एम्पियर। 7 वोल्ट है तो करंट कितना मिलेगा, 5 एम्पियर। 9 वोल्ट है तो करंट कितना मिलेगा, 6 एम्पियर। 10 वोल्ट है तो करंट कितना मिलेगा, 6.5 एम्पियर, ऐसे मिलेगा। फिर वोल्टेज हो गया 9 वोल्ट, करंट मिला 6 एम्पियर। 7 वोल्ट 5 एम्पियर, 4 वोल्ट
3 एम्पियर, वोल्ट हो गया 0 तो करंट भी हो गया 0। ऐसे आ रहा समझ में? 4 वोल्ट तो करंट 3 एम्पियर, 7 वोल्ट करंट 5 एम्पियर, 9 वोल्ट करंट 6 एम्पियर, 10 वोल्ट करंट 6.5 एम्पियर। उसके बाद 10 वोल्ट से 9 वोल्ट तो करंट 6 एम्पियर, 7 वोल्ट, 5 एम्पियर, 4 वोल्ट, 3 एम्पियर, 0 वोल्ट, 0 एम्पियर। तो जैसे जैसे वोल्टेज एसी सोर्स में बढ़ते गया, घटते गया, वैसे ही करंट भी क्या होता गया? घटता गया, बढ़ता गया। अब जरा गौर करो, वोल्टेज को घटने बढ़ने से क्या मिला? तुमको वोल्टेज का वेव मिला कि नहीं मिला? वोल्टेज को टाइम के साथ घटने बढ़ने से क्या मिल गया? वोल्टेज का वेव मिल गया, वोल्टेज का वेव मिल गया, तरंग मिल गया। टाइम के साथ वोल्टेज जब घटता बढ़ता गया तो वोल्टेज का अपन को क्या मिल गया? वेव मिल गया। और जहां भी वेव होता है, जहां भी तरंग होता है, वहां पर समीकरण क्या लिखते हैं? y बराबर बाई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं। इच्छा रहता है तो प्लस माइनस फाइव भी लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं शॉर्टकट में, ठीक है? या फिलहाल के लिए लगा देते हैं, लेकिन लगाना जरूरी नहीं है। चलो हम नहीं लगाते। अगर आएगा आवश्यकता तो देखा जाएगा, हम सिखा देंगे, उसका भी कोई ना कोई ट्रिक दे देंगे। तो कहीं भी अगर वेव होता है, जैसे लाइट वेव पढ़ा था आपने, तो लाइट वेव को बाई बराबर बाई नॉट साइन ओमेगा टी पर कुछ लिख रहे थे ना जी, आई याद करिए, इंटेंसिटी बराबर इंटेंसिटी का नॉट साइन ओमेगा टी लिखते थे ना। वैसे ही यहाँ पर वेव का यहाँ पर वोल्टेज का वेव मिल गया, यहाँ पर तरंग का मिल गया, यहाँ पर वोल्टेज का मिल गया वेव, यहाँ पर विभवांतर का मिल गया तरंग। तब विभवांतर का तरंग मिल गया तो कहीं भी तरंग रहेगा, कहीं भी वेव रहेगा तो ये समीकरण को तो फॉलो करेगा, इस इक्वेशन को तो फॉलो करेगा। तो इसके अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे? v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे कि किसी एसी सोर्स से, किसी एसी स्रोत से जो निकलने वाला वोल्टेज होता है वो कैसा होता है? तो v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इसको कहते हैं क्या? सिनुसाइडल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिनुसाइडल वेव कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन लगा हुआ है। साइन लगा होने के कारण कहते हैं सिनुसाइडल वेव। क्या कहते हैं इसको? सिनुसाइडल वेव कहते हैं, क्योंकि साइन लगा हुआ है। हिंदी में कहते हैं इसको जया वक्रीय तरंग। जया वक्रीय तरंग। जया मतलब क्या? साइन का हिंदी जया होता है, साइन का हिंदी जया होता है। वक्रीय देखो तो वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। देखो तो टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं है? टेढ़ा मेढ़ा है तो जया वक्रीय तरंग कहते हैं। तो एसी सोर्स से जो वोल्टेज मिलता है वो सिनुसाइडल वेव मिलता है। एसी सोर्स से जो वोल्टेज मिलता है वो सिनुसाइडल वोल्टेज मिलता है, सिनुसाइडल वोल्टेज मिलता है, जया वक्रीय वोल्टेज मिलता है। इसको जया वक्रीय तरंग भी कह सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार का वोल्टेज मिलता है किससे? कोई भी एसी स्रोत से, ठीक है? अब आपको यहां पर जया वक्रीय वोल्टेज का डेफिनेशन एग्जाम पूछने नहीं जा रहा, तो हम डेफिनेशन भी नहीं लिख रहे, बस आपको समझा रहे कि किसी एसी सोर्स से, किसी ऐसे स्रोत से जब भी वोल्टेज मिलेगा तो वह वोल्टेज कैसे लिखा जाएगा? v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी लिखा जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जो मिलता है वो तरंग के रूप में मिलता है। वोल्टेज किसके रूप में मिलता है? तरंग के रूप में, वेव के रूप में। जहां भी वेव रहता है तो वेव का इक्वेशन आता है। वेव का इक्वेशन मतलब वेव का समीकरण आता है। क्या समीकरण आता है? y बराबर बाई नॉट साइन ओमेगा टी। ये समीकरण के अनुसार अगर हम वोल्टेज के लिए लिखेंगे, विभवांतर के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे। तो एसी सोर्स के लिए वोल्टेज हम ऐसे लिखा करेंगे, ठीक है? चलते हैं काम। तो स्क्रीनशॉट मारने का जरूरत नहीं है, इसको खत्म करिए। हम कहेंगे कि अब आपको देखो इस निशान का मतलब समझ में आता होगा। ये निशान क्या कह रहा है? ये निशान कह रहा है कि ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है वोल्टेज का और करंट का, वोल्टेज और करंट का जो सोर्स है, विभवांतर और विद्युत धारा का जो स्रोत है, इससे निकलने वाला वोल्टेज कैसा होगा? v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी होगा। और निकलने वाला करंट कैसा होगा? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होगा। ये कह रहा है और क्या? ये कह रहा है।
ठीक है। तो ये हम सिंबल लगाएंगे और उसके लिए वोल्टेज का डेफिनेशन या वोल्टेज का जो वैल्यू है इस प्रकार लिखेंगे। अब आगे आते हैं, 2 मिनट इसको हम मिटा लेते हैं बंद रुक करके। हाँ, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जान गए कि यह एक एसी स्रोत है, इससे निकलने वाला वोल्टेज सिनुसॉइडल वोल्टेज का वेव होता है और वह वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी के रूप में लिखा जाता है, जहाँ V क्या है, रिजल्टेंट वोल्टेज, परिणामी विभव, V नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, विभव का आयाम, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, टी क्या है, समय है। इसके बारे में हम बाद में लिखेंगे। अभी हमने मान लिया कि ये जो एसी सोर्स है, एसी स्रोत है, उससे निकलने वाला वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। अब देखो, ये वोल्टेज क्या होगा, शुरू में 0 रहेगा, फिर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा। तो मान लो कि जब वोल्टेज 0 था तब तो कहीं पॉजिटिव नहीं था, कहीं नेगेटिव नहीं था। जैसे ही मान लो कि 1 वोल्ट हुआ, माने 0 से जैसे ही वोल्टेज बढ़ा, 0 से जैसे ही वोल्टेज प्लस की ओर बढ़ा, तो इधर हो जाएगा प्लस और इधर क्या हो जाएगा, माइनस। अपने आप जब वोल्टेज 0 से बढ़ता गया तो इधर प्लस हो गया और इधर क्या हो गया, माइनस। तो करंट का फ्लो क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, माने करंट इधर से जाएगा रजिस्टर में, रजिस्टर से कहाँ जाएगा, लौट के सोर्स में आएगा। अब वोल्टेज बढ़ता गया, करंट बढ़ता गया, वोल्टेज बढ़ता गया, करंट बढ़ता गया, वोल्टेज बढ़ता गया, करंट बढ़ता गया, वोल्टेज हो गया मैक्सिमम, तो करंट भी क्या हो गया, मैक्सिमम, इस डायरेक्शन में। अब वोल्टेज घटता गया तो करंट घटता गया, वो भी इसी डायरेक्शन में। वोल्टेज घटता गया तो करंट भी घटता गया इसी डायरेक्शन में। और जब वोल्टेज हो गया 0 तब फिर से हो गया करंट खत्म, फिर से करंट खत्म, यहाँ ना प्लस रहेगा ना यहाँ माइनस रहेगा। अब उसके बाद फिर क्या होगा, वोल्टेज निगेटिव की ओर बढ़ेगा, वोल्टेज क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में बढ़ेगा, उल्टा डायरेक्शन में बढ़ेगा, निगेटिव की ओर बढ़ेगा। तो वोल्टेज जब निगेटिव की ओर बढ़ेगा तो इधर प्लस बन जाएगा, इधर बन जाएगा माइनस। अब निगेटिव की ओर वोल्टेज बढ़ता गया तो करंट बढ़ता गया, निगेटिव की ओर वोल्टेज बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, तो निगेटिव की ओर करंट भी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम। फिर निगेटिव की ओर जब मैक्सिमम हो गया, उसके बाद निगेटिव में क्या हुआ, वोल्टेज घटता गया, मैक्सिमम तो हो चुका है, तो अब वोल्टेज क्या होने लगा, घटने लगा। निगेटिव में वोल्टेज घटने लगा तो करंट भी घटने लगा। निगेटिव में वोल्टेज घटते घटते 0 हो गया, तो निगेटिव में उल्टा डायरेक्शन में करंट भी घटते घटते क्या हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार से क्या होता है, जैसे जैसे आधे टाइम तक वोल्टेज पॉजिटिव में रहता है तो आधे टाइम तक करंट ऐसे फ्लो करता है, और अगले आधे टाइम तक वोल्टेज नेगेटिव में रहता है तो अगले आधे टाइम तक करंट ऐसे फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करता है। तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होता रहता है, वोल्टेज के अनुसार चेंज होता रहता है। पर जो भी हो करंट या वोल्टेज, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, एसी सोर्स में वोल्टेज यहां पर लिखते हैं ऐसे, वोल्टेज इन एसी सोर्स, यहां पर ऐसे लिखते हैं, वोल्टेज इन एसी सोर्स मतलब क्या, एसी स्रोत में विभवांतर, वोल्टेज इन एसी सोर्स मतलब क्या, एसी स्रोत में विभवांतर। क्या होगा, V बराबर होगा V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये होगा। तो अब हम लोग क्या निकालें, इस रेसिस्टेंस में, इस प्रतिरोध में करंट कितना होगा, तो ओम का नियम लगाते हैं, ठीक है। हमने वोल्टेज तो देख लिया, रेसिस्टेंसी में वोल्टेज देख लिया, अब रेसिस्टेंसी में प्रतिरोध में क्या निकालते हैं, करंट, तो ओम का नियम लगाना पड़ेगा।
चूंकि V बराबर क्या होता है I इंटू आर, इसलिए I बराबर क्या होगा V बटा आर। तो जहां भी वोल्टेज है क्या करेंगे, उसको रेसिस्टेंसी से भाग देंगे, प्रतिरोध से भाग देंगे। दीजिए भागा, V बटा आर, इधर भी देते हैं भागा, V नॉट बटा आर, बाकी क्या बचा साइन ओमेगा टी तो रह गया। V बटा आर बराबर क्या होता है I, तो I बराबर क्या हो गया V नॉट बटा आर बराबर क्या होगा I नॉट होता है और साइन ओमेगा टी हो गया। ये हो गया क्या AC करंट। तो ये हो गया रेसिस्टेंसी में प्रतिरोध में AC वोल्टेज। ये क्या हो गया रेसिस्टेंस में या प्रतिरोधी में AC वोल्टेज, और ये क्या हो गया रेसिस्टेंस या प्रतिरोध में AC करंट। अच्छा यहाँ पर कुछ सुधार कर रहे हैं हम, NCERT ने नॉट नहीं लगाया, शायद M लगाया है, तो हम भी यहाँ पर M लगाते। M माने मैक्सिमम, M माने मैक्सिमम, M माने मैक्सिमम, M का मतलब मैक्सिमम। तो किसी प्रतिरोध में मतलब किसी रेसिस्टर में AC वोल्टेज क्या होता है V बराबर VM साइन ओमेगा टी होता है, और किसी रेसिस्टर में करंट बराबर क्या होता है IM साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ पर VM और IM क्या है, तो अगर हम यहाँ पर लिख दें, चूंकि जैसा पहले हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया था, तरंग प्रकाशिकी में पढ़ाया था, यहाँ पर V क्या है तो T टाइम पर वोल्टेज है। V क्या है बेटा V वोल्टेज, V है वोल्टेज, V है वोल्टेज। यहाँ पर रोक करके हम लिख देते हैं, बड़ा देर लगने वाला है तो तुमको लिख करके बोल देंगे हम। यहाँ पर देखो इसमें V बराबर VM साइन ओमेगा टी में V क्या है वोल्टेज एट टाइम t, माने कोई टाइम t पर वोल्टेज। जैसे मैंने कहा था ना कि 1 सेकंड पर 4 वोल्ट, 2 सेकंड पर 6 वोल्ट, 3 सेकंड पर 7 वोल्ट, तो वही किसी स्पेशल टाइम पर जो वोल्टेज होता है उसको दिखाते हैं V से। किसी स्पेशल टाइम पर जो वोल्टेज होता है उसको दिखाते हैं किससे V से, करंट। अच्छा सॉरी, किसी स्पेशल टाइम पर जो वोल्टेज होता है उसको दिखाते हैं V से। तो V क्या हुआ वोल्टेज एट टाइम t, किसी विशेष टाइम पर स्पेशल टाइम पर जो वोल्टेज होता है t समय पर विभवांतर को दिखाते हैं V से। जो मैंने दिखाया था 1 सेकंड पर 4 वोल्ट, 2 सेकंड पर 6 वोल्ट, 3 सेकंड पर 7 वोल्ट, तो किसी विशेष टाइम पर विशेष वोल्टेज को दिखा रहे थे। तो विशेष टाइम पर स्पेशल टाइम पर जो स्पेशल वोल्टेज होता है विभवांतर होता है, वो कौन होता है V होता है। VM क्या होता है VM होता है वो टॉप वोल्टेज। जो मैंने कहा था कि शायद 4 सेकंड के बाद वोल्टेज कितना हो गया था 10 वोल्ट हो गया था। 4 सेकंड मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें 4 सेकंड के बाद क्या कहे थे 10 वोल्ट हो जाता है, और वह अंत हो गया, अब नहीं बढ़ेगा। तो जो सबसे बड़ा वोल्टेज होता है, जो सबसे बड़ा वोल्टेज होता है उसे क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। तब VM क्या हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, विभवांतर का आयाम हुआ, जो सबसे बड़ा वोल्टेज होता है। I क्या हुआ करंट एट टाइम t, जैसे t समय पर t टाइम पर स्पेशल टाइम t पर स्पेशल वोल्टेज भी होता है, उसी प्रकार से स्पेशल टाइम t पर स्पेशल करंट t होता, स्पेशल करंट I होता है। जैसे मान लो कहा था ना कि पहला सेकंड पर 3 एम्पियर, ऐसा हमने मान लिया था पहला सेकंड पर 3 एम्पियर, तो स्पेशली पहला सेकंड पर ही 3 एम्पियर था, इसके बाद दूसरे सेकंड पर तो 3 एम्पियर नहीं था, कुछ और था। तो स्पेशल टाइम पर जो स्पेशल करंट होता है उसे दिखाते हैं I से। करंट एट टाइम t समय पर विद्युत धारा। IM क्या होगा धारा का आयाम, धारा का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ग्राफ में जो धारा का, वेव में जो धारा का या विभवांतर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे क्या कहेंगे आयाम कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो IM क्या होगा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट होगा, धारा का मैक्सिमम आयाम होगा। इस बार हमने लाइट वेव में भी पढ़ाया हुआ है। ओमेगा क्या हुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुआ, कोणीय आवृत्ति हुआ। कोणीय आवृत्ति या एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्पीड ऑफ वेव होता है, स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन होता है, स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन होता है। यहाँ पर एक बात हम और बतला देते हैं, ओमेगा बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, कोणीय आवृत्ति होता है, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटा t होता है, जहाँ t होता है टाइम पीरियड, और इसको जो है 2 पाई नियो भी कहते हैं। नियो क्या होता है फ्रीक्वेंसी,
ये सारा बात हमने लाइट वेव से पहले बताया था। ओमेगा बराबर 2π/T या 2π न्यू। न्यू हुआ फ्रीक्वेंसी या टी हुआ टाइम पीरियड। अच्छा टी हो गया टाइम। तो जिसको नहीं पता था, जो भूला हुआ, जो नहीं याद है, वो उसके लिए हम बता रहे, वरना अभी हम सबको मिटा देते हैं। आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो मारिए, वरना सबको मिटा रहा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब हम पहले से बताए हुए हैं। ठीक है, ये सब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखा। अब बात को आगे देखिए। अपने को मिला रेसिस्टेंसी में, अपने को मिला प्रतिरोध में, प्रतिरोध में वोल्टेज मिल गया V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। तो करंट क्या मिल गया? यदि वोल्टेज ऐसा होगा तो करंट कैसा होगा? रेसिस्टेंसी में, प्रतिरोध में। बात यहाँ प्रतिरोध की हो रहा, रेसिस्टेंसी की हो रहा, किसी और की बात नहीं हो रहा। बाद में निकालेंगे प्रतिघात, प्रतिबाधा निकालेंगे, तो सब बात की बात है। तो रेसिस्टेंसी में, प्रतिरोध में वोल्टेज बराबर Vm साइन ओमेगा टी होता है। I बराबर क्या होता है? Im साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ से कुछ देखने को मिल रहा है, हमको क्लू मिल रहा है। क्लू ये मिल रहा है कि जिस एंगल पर वोल्टेज होता है, वोल्टेज के वेव में, विभवांतर के तरंग में जिस एंगल पर वोल्टेज होता है, उसी एंगल पर करंट भी होता है। ठीक है, रेसिस्टेंसी में, प्रतिरोध में, रेसिस्टेंसी में, प्रतिरोध में जिस एंगल पर वोल्टेज होता है, उसी एंगल पर करंट भी होता है। दोनों सेम एंगल पर होता है। तो याद करो, जब दो वेव सेम एंगल पर होता है तो उसको कहते हैं क्या? सेम फेज में रहता है, समान कला में रहता है। हिंदी में क्या कहते थे? समान कला में। दो वेव अगर सेम फेज में रहता है तो दोनों का एंगल क्या होता है? सेम होता है। दो वेव, मान लो ये करंट है, ये वोल्टेज है, पर हाँ वोल्टेज का वेव बड़ा होगा, करंट का वेव छोटा होगा। कहा कि वोल्टेज में रेसिस्टेंसी से, प्रतिरोध से भाग देते हैं, तब जाकर करंट निकलता है। तब वोल्टेज का ग्राफ ऊपर चलेगा हमेशा करंट से, और करंट का ग्राफ नीचे रहेगा, क्योंकि करंट का वैल्यू हमेशा वोल्टेज से छोटा रहेगा। क्योंकि वोल्टेज में रेसिस्टेंसी से भाग दिए हैं, वोल्टेज में प्रतिरोध से भाग दिए हैं, तब करंट निकला है। तो ये मान लो वोल्टेज है और ये मान लो करंट है, लेकिन दोनों समान ऊंचाई, दोनों जो है एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन में है। अब चला कैसे? ऐसे चलेगा। देखो, जब वोल्टेज गया नीचे, छोड़ो यार, यहां से ऐसे दिखाते, ये देख लो, ये हम काला से बना रहे वोल्टेज के लिए वेव, काला से बना रहे वोल्टेज के लिए वेव। ठीक है, तो करंट के लिए वेव कैसा बनेगा? करंट के लिए वेव ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा। ठीक है, देखो, जहां पर वोल्टेज का मैक्सिमम हुआ, यहां पर क्या हुआ? वोल्टेज हो गया मैक्सिमम, यहां पर वोल्टेज हो गया मैक्सिमम। काला से दिखा रहे वोल्टेज के लिए, हम दिखा रहे V के लिए, और लाल से दिखा रहे किसको? I को। इसको दिखा रहे हम I को। तो इस पॉइंट पर, इस टाइम पर मान लो 1 सेकंड हुआ, या मान लो कि यहाँ पर 2 सेकंड हुआ, तो जो भी टाइम यहाँ पर हुआ, जिस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम है, उसी टाइम पर करंट भी मैक्सिमम है। जिस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम है, उसी टाइम पर करंट भी मैक्सिमम है। और जिस टाइम पर वोल्टेज 0 है, उसी टाइम पर करंट भी 0 है। जिस टाइम पर माइनस की ओर, नेगेटिव की ओर करंट मैक्सिमम है, उसी टाइम पर वोल्टेज भी क्या है? नेगेटिव की ओर, माइनस की ओर मैक्सिमम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट हर समय क्या हो रहा है? साथ साथ चल रहा है। 0 होना है तो दोनों 0 हो गया। यहाँ वोल्टेज करंट 0, यहाँ वोल्टेज करंट 0, यहाँ वोल्टेज करंट 0, यहाँ वोल्टेज करंट 0। ये मैक्सिमम तो यह भी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होता है तो दोनों मैक्सिमम होता है, 0 होता है तो दोनों 0 होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चल रहा है, सेम फेज में है, समान कला में है, ऐसे कहेंगे। और इसको समझा जाता है इस एंगल से। यदि दोनों इक्वेशन में, यदि दोनों समीकरण में साइन का एंगल सेम रहेगा, तो समझना कि दोनों क्या है? सेम फेज में है,
समान कला में है, ये बात है। तो कहेंगे क्या, इन द रेसिस्टेंस, इन द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, इन द रेसिस्टेंस द वोल्टेज, द वोल्टेज एंड करंट remains in same phase, in same phase, दोनों समान कला में रहता है। हिंदी में कहें तो कहेंगे कि प्रतिरोध में, प्रतिरोध में विभवांतर और धारा, धारा समान कला में रहते हैं। विभवांतर और धारा समान कला में रहते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं जी नीचे जी? प्रतिरोध में क्या होता है, विभवांतर और धारा दोनों समान कला में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का एंगल क्या होता है, सेम होता है। अब इसके बाद हमको ध्यान रखना है, देखो तो ये इस सब में m लगा दो। Im बराबर क्या हुआ, Vm बटा R। Im बराबर क्या हुआ, इस सब ध्यान रखना भाई कि I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। तो Im बराबर क्या होगा, Vm बटा R होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आता है, अभी हम दिखा रहे हैं। I करंट, AC करंट I बराबर V बटा R होता है। देयरफॉर Im बराबर, Im क्या हुआ बेटा, करंट का एम्पलीट्यूड। Im क्या हुआ जी, मैक्सिमम करंट, अधिकतम धारा हुआ। इसको बोर्ड में हिंदी मीडियम में शिखर धारा भी कहते हैं, शिखर धारा। Im मतलब शिखर धारा। तो Im बराबर क्या हो जाएगा, Vm बटा R हो जाएगा। तो Vm को क्या कहते हैं, शिखर विभवांतर, शिखर विभवांतर। अंग्रेजी में तो इंग्लिश में एक ही वर्ड बोलते हैं, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। तो ये हुआ वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, वोल्टेज का आयाम, शिखर विभवांतर भी कहेंगे इसको। ये हुआ क्या, करंट का, विद्युत धारा का आयाम हो गया, या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट हो गया, या शिखर धारा भी कहेंगे। तो शिखर धारा बराबर शिखर विभवांतर बटा प्रतिरोध होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बराबर एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। ध्यान रखना, यहाँ से बोर्ड में खूब क्वेश्चन आता है। अभी दिखा रहे हैं हम इस चैप्टर को, क्वेश्चन के साथ पढ़ाने जा रहे हैं हम। Im बराबर Vm बटा R होता है। इसके बाद एक बात और सीख लो जो हमको आगे काम आएगा। एंगल बनाते, फेज डायग्राम कहते हैं, एंगल बनाते जिसको कहते हैं फेज डायग्राम। तो आप पढ़ रहे हैं, हम लोग फेज डायग्राम पढ़ रहे हैं, PHASE, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम फेज डायग्राम क्या होता है, फेज डायग्राम देखना यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है फेज डायग्राम। ये हो गया बाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ये है माइनस एक्स, ये है प्लस एक्स, ये है प्लस वाई, ये है माइनस एक्स। बाहर में कुछ शोर हो रहा था, उसको सुन रहे थे हम। अब देखो, देखो तो वोल्टेज और करंट दोनों कितना एंगल पर होता है, ओमेगा टी एंगल पर होता है। वोल्टेज और करंट दोनों ओमेगा टी कोण पर होता है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं ओमेगा टी। चलो कंपास लिए, कंपास लिए, सेंटर पर रखे, ऐसे करके कंपास लिए, सेंटर पर रखे और एक कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम कोण बना रहे हैं, कितना कोण बना रहे हैं, ओमेगा टी। ये कोण कितना हो गया, ओमेगा टी। ये कोण हो गया ओमेगा टी।
अब ओमेगा टी कोण पर, ओमेगा टी एंगल पर ही क्या है, वोल्टेज है, और ओमेगा टी एंगल पर ही क्या है, करंट है। तो चलो पहले हम करंट को बनाते हैं। तो ओमेगा टी एंगल पर करंट का एम्पलीट्यूड इतना बड़ा, ओमेगा टी कोण पर ये करंट का एम्पलीट्यूड हो गया, करंट का आयाम इतना बड़ा है, आईएम। तो ओमेगा टी कोण पर वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा, या वोल्टेज का जो ये हो गया क्या, वोल्टेज को दिखाने वाला ये वेक्टर हो गया, एक तरह से कहिए ये वेक्टर हो गया, वोल्टेज को दिखाने वाला वेक्टर ये होगा। ये क्यों होगा हम बता रहे हैं, ऐसा क्यों होगा। वोल्टेज केवल यहीं तक नहीं है, यहां से लेकर के यहां तक है, ये शुरू से अंत तक ये क्या है, वोल्टेज के लिए, जबकि करंट के लिए बस यहां तक है। ठीक है, क्यों ऐसा, ये हमको कोण समझने में, एंगल समझने में हेल्प करता है। ये ग्राफ जो है हमको एंगल समझने में हेल्प करता है, आई और ये भी हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, इसी को कहते हैं फेज डायग्राम। ये हमको एलसीआर सर्किट में काम आएगा, अभी से करेंगे तो एलसीआर सर्किट में काम आएगा हमको। ये वाला ग्राफ हम कह रहे कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम एंगल पर चल रहा, तो हमने ओमेगा टी एंगल बनाया, ओमेगा टी कोण पर करंट का वेक्टर बनाया, करंट का सदिश बनाया। तो ओमेगा टी कोण पर करंट का सदिश इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, करंट का वेक्टर इतना बड़ा हुआ। तो वोल्टेज का वेक्टर कितना बड़ा मानेंगे, इतना बड़ा मानेंगे। ये सब माना हुआ चीज है, मैथमेटिकल टर्म है ये, कि जब दोनों सेम एंगल पर रहता है तो ठीक है भाई, सेम एंगल पर दे दिए, लेकिन वोल्टेज तो बड़ा होता है, करंट तो छोटा होता है। तो अगर वेक्टर के रूप में दिखावें, अगर हम वोल्टेज और करंट को, एसी वोल्टेज को, एसी करंट को वेक्टर के रूप में समझें तो कैसे समझेंगे। तो एसी वोल्टेज और एसी करंट दोनों सेम एंगल पर है, तो एंगल हमने सेम ले लिया। और एसी करंट छोटा होता है, कम होता है, एसी करंट क्या होता है, छोटा होता है, कम होता है, तो उसको हम छोटा वेक्टर से दिखाते हैं। जबकि एसी वोल्टेज, एसी विभवांतर क्या होता है, बड़ा वेव होता है, तो इसको बड़ा वेक्टर से दिखाएंगे, बड़ा वेक्टर से दिखाएंगे। अब इसके बाद गौर करो, देखो तो यहां से यहां तक क्या हुआ, यहां से यहां तक क्या हुआ, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हो गया। तो बाई पर देखो तो दिखाएंगे, ये है क्या, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, सॉरी करंट का एम्पलीट्यूड, ये क्या है, करंट का आयाम यहां है, तो इसका वैल्यू बाई पर कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। बाई लाइन पर करंट के आयाम का वैल्यू इतना बड़ा होगा, बाई लाइन पर करंट का आयाम। तो यहां पर भी तो निकाले कि बाई लाइन पर करंट का एम्पलीट्यूड कितना बड़ा होगा, तो इसको यहां से इधर मिलाते हैं। ये बस मैथमेटिकल टर्म है समझने के लिए, कि बाई लाइन पर करंट का एम्पलीट्यूड कितना बड़ा होगा, यहां से लेके इतना बड़ा हो गया करंट का एम्पलीट्यूड। इसको कहेंगे क्या, आई एम कहेंगे, आई एम कहेंगे इसको। ठीक है, हमने क्या कर रहा, तुमको कुछ नया सा दिख रहा होगा। नया यह है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम कोण पर है, तो हमने सेम कोण बना लिया। उसके बाद करंट को दिखाने वाला सदिश इतना बड़ा बनाया, वोल्टेज को दिखाने वाला सदिश इतना बड़ा बनाया। दोनों सेम कोण पर है तो दोनों एक ही लाइन पर रहेगा। अब वोल्टेज का जो सदिश है बड़ा बनेगा, क्योंकि वोल्टेज का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है। अच्छा, करंट का जो सदिश है छोटा बनेगा, करंट का वेक्टर छोटा बनेगा, क्योंकि करंट का वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है हर जगह पर। तो अब उसके बाद करंट का एम्पलीट्यूड कितना बड़ा होगा, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दो, यही क्या हुआ, बाई लाइन पर करंट का एम्पलीट्यूड हुआ।
उसी प्रकार से वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना हुआ। तो अगर हम वोल्टेज का एम्पलीट्यूड देखें तो इसको यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, इसको यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, ये इतना बड़ा क्या हुआ, करंट का वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हुआ, इतना बड़ा क्या हुआ, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हुआ, Vm हो गया। एरे कहते हैं फेज डायग्राम और कुछ नहीं है, ये हमको आगे LCR सर्किट को समझने में हेल्प करता है। तो ये है वोल्टेज और करंट का फेज डायग्राम हो गया कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, वोल्टेज बड़ा होता है, करंट छोटा होता है, ठीक है, दोनों सेम फेज में रहेगा। इस प्रकार का ग्राफ बन गया तो सेम फेज में हो गया। Im बराबर Vm/R हो गया। अब एक आखिरी बात, इसके बाद देखो तो बेटा, आखिरी बात इसमें कर रहे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे। देखो तो बेटा, अगर हम जितना भी छोटा एक वेव में, किसी एक वेव में, हम इसको मिटा देते हैं, अभी मेरे काम का तो है नहीं कि उधर हम काम कर लिए हैं, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मार लो, या फिर ना मारो तो यहां पर दिखाते छोटा सा हम वेव बना के। देखो तो एक वेव में जितना भी ताक्षणिक मान है, अगर हम उसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, कितना वैल्यू मिलेगा। देखो यहां से मान लो कि हमने वेव बनाया करंट के लिए, मान लो ये वेव किसके लिए बनाया, करंट के लिए, तो 1 सेकंड पर मान लिए 3 एम्पियर, 2 सेकंड पर मान लिए 5 एम्पियर और 3 सेकंड पर मान लिया 6 एम्पियर, फिर 7 सेकंड पर मान लिया 5 एम्पियर, 6 सेकंड पर मान लिया 3 एम्पियर, 7वां सेकंड पर हो गया क्या, 0 एम्पियर, 8वां सेकंड पर हो गया -3 एम्पियर। देखो समझ रहा है कहानी, 8वां सेकंड पर -5 एम्पियर, 9वां सेकंड पर 6 एम्पियर, 10वां सेकंड पर -6 एम्पियर, 10वां सेकंड पर -5 एम्पियर, 11वां सेकंड पर -3 एम्पियर और 12वां सेकंड पर 0 एम्पियर। आप बताओ तो एक साइकिल में, वेव का एक साइकिल इसे को ना कहते हैं, एक फुल वेव कहते हैं ना इसको जी, एक फुल वेव में, माने वेव का एक साइकिल में, वेव का एक चक्र में, एक वेव के चक्र में, एक फुल वेव में सभी करंट को मिला करके, सभी इंस्टेंटेनियस करंट को मिला करके कितना होगा। इंस्टेंटेनियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 एम्पियर जो करंट था किसी एक ही टाइम पर न था, फिर वो तो खत्म हो गया, जैसे ही टाइम बदला तो करंट बदल गया 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर किसी एक टाइम पर न था, वो तो हमेशा के लिए रहा नहीं। तो यहाँ पर कोई भी जो करंट का वैल्यू बोलिएगा वो कैसा करंट होगा, किसी एक क्षण के लिए ना आएगा, तेरा कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, ना हमेशा के लिए 6 रहने वाला है, ना हमेशा के लिए 5 रहने वाला है, ना हमेशा के लिए 3 रहने वाला है, ना हमेशा के लिए 0 रहने वाला है। इस प्रकार से कोई भी माइनस वाला वैल्यू भी हमेशा रहने के लिए नहीं है, बदलते रहता, बदलते रहता। ऐसे में किसी एक करंट को जो किसी स्पेशल टाइम पर है और क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। इस प्रकार से जो किसी एक टाइम पर, किसी एक टाइम पर जो वोल्टेज होगा और क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहेंगे, ताक्षणिक विभव कहेंगे। तो हमको ये बताओ कि एक फुल वेव में, माने एक पूर्ण चक्र में, माने एक टोटल साइकिल में सभी इंस्टेंटेनियस करंट का सम कितना होगा, तो 0 होगा, 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। एक फुल वेव में सभी इंस्टेंटेनियस करंट का मान कितना होगा, 0 होगा। देखो -3 से 3 कट गया, -5 से 5 कट गया, -6 से 6 कट गया, -5 से +5 कट गया, -3 से +3 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या हो गया, 0। तो एसी वेव या एसी वोल्टेज या एसी करंट में, एसी वोल्टेज या एसी करंट में एक फुल साइकिल में, माने एक पूर्ण चक्र में टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का सम 0 होता है। मतलब सभी ताक्षणिक विभव का योग 0 होता है। उसके बाद टोटल इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू भी 0 होता है। मतलब सभी ताक्षणिक विद्युत धारा का मान 0 होता है। ये आ सकता है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में,
तो उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जो है क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। तो उसको हम कहाँ पर लिखें, उसको हम ये इसको मिटा के लिख देते हैं, लेकिन जगह तो बचेगा नहीं। सॉरी बेटा, आप स्क्रीनशॉट मार लो, आप स्क्रीनशॉट ही मार लो, फिर हम लिखते हैं। काम का जो चीज़ है इसको हटा करके स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। अब हम नोट करें, यहां पर नोट कर रहे हैं हम, यहां पर नोट कर रहे हैं हम कि स्टार पॉइंट है ऑब्जेक्टिव में आएगा। एक तो ये आएगा ऑब्जेक्टिव में, आ सकता है, आज तक नहीं आया है। एक ये हम इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बोलेंगे ही भाई, जरूरी है ये सब। द सम ऑफ ऑल द इंस्टैंटेनियस करंट और वोल्टेज, सम ऑफ ऑल इंस्टैंटेनियस करंट और वोल्टेज, सम ऑफ ऑल द इंस्टैंटेनियस करंट और वोल्टेज इन वन साइकिल, इन वन साइकिल ऑफ AC वेव। AC वेव कितना होता है, बिकम जीरो हो जाता है, बिकम जीरो। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, सभी AC तरंग में, ऐसे AC तरंग में सभी ताक्षणिक धारा या विभवांतर, सभी ताक्षणिक धारा या विभवांतर का योगफल शून्य होता है, योगफल शून्य होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल द इंस्टैंटेनियस करंट और वोल्टेज इन वन साइकिल ऑफ AC वेव बिकम जीरो। AC तरंग के सभी ताक्षणिक धारा विभवांतर का योगफल शून्य होता है। ये था रेजिस्टेंसी में AC वेव का परिचय। इस पर बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आया है वो हम दिखाते हैं। ध्यान रखेंगे, V बराबर Vm sin ओमेगा टी, I बराबर Im sin ओमेगा टी। I जब भी निकलता है तो V में R से भाग देख दिया, V में जब R से भाग देते हैं तब I निकलता है, इसलिए जो है करंट का वेव हमेशा छोटा होता है, जबकि वोल्टेज का वेव हमेशा बड़ा होता है। वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, वोल्टेज का आयाम बड़ा होगा और विद्युत धारा का आयाम छोटा होता है। अच्छा, वोल्टेज का भी एंगल ओमेगा टी होता है, करंट का भी एंगल ओमेगा टी होता है, इसलिए कहा जाता है कि रेजिस्टेंसी में, प्रतिरोध में वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलता है। तो कहेंगे कि रेजिस्टेंसी में या प्रतिरोध में विभवांतर और धारा जो है समान कला में होता है। रेजिस्टेंसी में या प्रतिरोध में विभवांतर और धारा क्या होता है, समान कला में होता है, सेम फेज में होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों सेम फेज में होता है। Vm बराबर Im बटा R होता है। ये जनरल फार्मूला के अनुसार फेज डायग्राम ऐसे बनाते हैं। ये वेक्टर है, क्या है जी, वेक्टर है। करंट का वेक्टर छोटा रहेगा क्योंकि उसका वैल्यू छोटा होता है, और वोल्टेज का वेक्टर बड़ा होगा क्योंकि वो बड़ा होता है, मगर दोनों सेम एंगल पर होता है। ये हो गया वोल्टेज का आयाम, विभवांतर का आयाम, इसको शिखर मान भी कहते हैं। सॉरी, ये हो गया धारा का आयाम, ये हो गया धारा का आयाम हो गया, इसको शिखर मान भी कहते हैं। ये विभवांतर का आयाम हो गया, इसको भी शिखर मान कहते हैं। करंट का एम्पलीट्यूड और वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हो गया, इसके बराबर निकला, ये इसके बराबर निकला, ठीक है। अब हम दिखाते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हम दो क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो 2015 में क्वेश्चन आया है, ऑब्जेक्टिव आया है। एक ऑब्जेक्टिव है और एक 2 नंबर का है।
ये 2 नंबर में आया हुआ है और एक ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है ना। एसी करंट का इक्वेशन ऑफ एसी का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन में लिखते हैं तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है? एसी को दिखा रहा है कैसे? I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से दिखा रहा है। एक एसी करंट है, इसको दिखा रहा है समीकरण से। एक प्रत्यावर्ती को तो धारा को दिखा रहा है इससे। कहता है इसका आवृत्ति क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, आवृत्ति मांग रहा है। फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, आवृत्ति मांग रहा है। तो हमसे देखो तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं नियो से। याद है तुमको, मैंने बहुत पढ़ाया, तुमको याद होगा, मेरे को पता है। फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं किससे? नियो। नियो माने फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। नियो माने क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है। नियो बराबर क्या होगा? तो अभी तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था। देखो ये हो गया करंट, ये क्या हो गया? धारा का शिखर मान या पीक वैल्यू हो गया। इसको शिखर मान कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं, इसी को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। साइन हो गया। उसके बाद देखो साइन और टाइम, गौर करना, साइन और टाइम, साइन और टाइम के बीच में जो भी है वह किसके बदले है? ओमेगा के बदले है। साइन और टाइम के बीच में जो भी रहेगा किसके बदले रहेगा? ओमेगा के बदले रहेगा। यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर दिया हुआ है 100 पाई। ओमेगा बराबर दिया हुआ 100 पाई। अच्छा, मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने पढ़ाया ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बटा टी होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बटा टी होता है। और 1 बटा टी को नियो कहते हैं। इसी को अगर हम आगे बढ़ावें तो ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी होता है, या ओमेगा बराबर 2 पाई और 1 बटा टी को नियो कहते हैं, नियो कहते हैं। तो यही ना नियो मांग रहा है जी, फ्रीक्वेंसी मांग रहा, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मांग रहा। नियो क्या होगा? तो बताओ ओमेगा बराबर क्या हुआ? 2 पाई नियो। इसलिए नियो बराबर क्या हुआ? नियो बराबर क्या हुआ? ओमेगा बटा 2 पाई। नियो बराबर क्या होगा? ओमेगा बटा 2 पाई होगा। ओमेगा बटा 2 पाई। नियो बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा बटा 2 पाई होगा। वैल्यू भर दो। नियो बराबर क्या हुआ? ओमेगा कितना दिया है? 100 पाई। ओमेगा दिया है कितना? 100 पाई। बटा में क्या लिखेंगे? 2 पाई। पाई से हो गया पाई कैंसिल, 2 से हो गया 100 कैंसिल, कितना बार में? 50 बार में। तो नियो बराबर क्या निकला? 50 हर्ट्ज। नियो बराबर क्या निकला? 50 हर्ट्ज। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है? एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है, करंट का जो है इक्वेशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? I बराबर दिया हुआ है, I बराबर दिया हुआ है 20 साइन 200 पाई टी दिया हुआ है। I बराबर 20 साइन 200 पाई टी दिया हुआ है। I बराबर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे दिया है, इक्वेशन ऑफ एसी करंट दे दिया है। मांग क्या रहा है? फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो निकाल लोगे, अभी मैंने निकाला है। बताओ फ्रीक्वेंसी बराबर क्या निकालोगे बेटा? फ्रीक्वेंसी नियो बराबर क्या हो जाएगा जी? फ्रीक्वेंसी नियो बराबर क्या हो जाएगा जी? ओमेगा बटा 2 पाई। फ्रीक्वेंसी नियो बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा बटा 2 पाई। गौर करो ओमेगा कितना दिया हुआ है? साइन और टाइम के बीच में जो वैल्यू होता है वही तो ओमेगा होता है। तो ओमेगा के बदले कितना दे दिया है? 200 पाई दिया है। और ओमेगा के बदले 200 पाई दिया। टाइम कितना दे दिया बेटा? सॉरी माफ करिए, 2 पाई। यहाँ पर 2 पाई। यहाँ पर ओमेगा के बदले कितना दिया? 200 पाई। अब भाग देना है किससे? 2 पाई से। तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई से पाई कैंसिल, 200 बटा 2 बराबर क्या हो गया? 100 हर्ट्ज। एक आंसर निकल गया। एक आंसर आ गया किसका? ये आवृत्ति का। आवृत्ति का तो आंसर आ गया कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे दिया है तो उसका आवृत्ति कितना होगा, मतलब फाइंड द फ्रीक्वेंसी कितना होगा? फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 100 हर्ट्ज। फिर देखो शिखर मान कह रहा। शिखर मान किसका? शिखर मान करंट का शिखर मान। तो करंट का शिखर मान मतलब क्या? पीक पॉइंट, पीक वैल्यू। शिखर मान मतलब पीक वैल्यू, शिखर मान मतलब पीक वैल्यू। ये शिखर मान या पीक वैल्यू क्या होता है? तो जो एम्पलीट्यूड होता है उसी को कहते हैं क्या? पीक वैल्यू या शिखर मान कहते हैं। तब पीक वैल्यू या शिखर मान कितना दिया हुआ? 20। यही तो है पीक वैल्यू या शिखर मान।
यही क्या है, पीक वैल्यू या शिखर मान। तो पीक वैल्यू या शिखर मान बराबर कितना दे दिया, आगे की ओर बनाते हैं। अब पीक वैल्यू या शिखर मान किसको दिखाते हैं, IM से। तो चूंकि 2 नंबर का है ये तो लिखना पड़ेगा पीक वैल्यू, द पीक वैल्यू PEAK पीक वैल्यू ऑफ AC का AC, पीक वैल्यू ऑफ AC या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान बराबर कितना हो जाएगा जी, यही तो एम्पलीट्यूड होता है, यही ना होता है। साइन कॉस के पहले जो रहता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड। कितना हो गया, 20 एम्पियर हो गया आंसर, 20 एम्पियर हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 20 एम्पियर हो गया। इसके बाद देखो क्या है, RMS वैल्यू है। अब देखो 2 आंसर निकल गया मेरे पाई, तो आवृत्ति निकल गया, शिखर मान निकल गया। अब क्या निकलना है, वर्ग माध्य मूल मान। तो इसको हम पढ़ाएंगे अगला क्लास में, लेकिन हम आंसर अभी बता देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे दिया, आवृत्ति मांग रहा था, निकाल लिए, शिखर मान निकाल लिए। अब क्या निकालना है, वर्ग माध्य मूल मान। क्या निकालना है, वर्ग माध्य मूल मान। ये कहते हैं RMS वैल्यू। क्या कहते हैं इसी को, RMS वैल्यू, RMS वैल्यू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, RMS वैल्यू कहते हैं। ठीक है, RMS माने रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर या वर्ग माध्य मूल मान। कैसे निकलता है, देखो यहाँ पर हम सिखा देते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे आगे। इसके बाद चलते हैं यहाँ से। I बराबर होता है शिखर मान, सॉरी माफ करो, RMS मान को दिखा रहे हम, IRMS माने वर्ग माध्य मूल मान। IRMS का मतलब वर्ग माध्य मूल मान बराबर हो जाता है IM बटा √2 हो जाता है, IM बटा √2। जो एम्पलीट्यूड होगा ना, जो आयाम होगा ना, उसको √2 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो क्या निकल जाएगा, वर्ग माध्य मूल मान। होता क्या है वर्ग माध्य मूल मान, हम अगला क्लास में बताएंगे। सीधा बात यह है कि चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, उसका एम्पलीट्यूड तुमको पता होना चाहिए, उसका आयाम पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड या आयाम को ही कहते हैं शिखर मान कहते हैं, या पीक वैल्यू कहते हैं। तो शिखर मान या पीक वैल्यू अगर किसी इक्वेशन का पता है तो RMS मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, √2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर IRMS बराबर हो जाएगा, IRMS बराबर हो जाएगा, पीक वैल्यू कितना है, 20 है। पीक वैल्यू कितना है, 20 है। 20 बटा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 20 बटा क्या हो जाएगा, √2 होगा। इसको क्या करो, ऊपर भी √2 से गुना कर दो, नीचे भी √2 से गुना कर दो। तो √2 गुना √2 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तब 20 बटा 2 और ऊपर में क्या बचा, √2। 20 बटा 2 बराबर क्या हो गया, 10। 10 √2 ना हो गया बेटा, 10 √2 हो गया। अब 10 √2 का मान कितना होता है, 1.4 होता है। तो गुना कर दो तो क्या हो गया, 14 एम्पियर हो गया, 14 एम्पियर हो गया आंसर। ठीक है, तो RMS मान जब भी निकालना कहे तो क्या कर देना है, जो एम्पलीट्यूड होता है ना उसको √2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन था, इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। कुछ क्वेश्चन हम और दिखा रहे हैं इसके बाद।